आज बाल ठाकरे की पुण्यतिथि है। 17 नवंबर 2012 को 86 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए बाल ठाकरे को पूरा देश बतौर एक राजनेता याद करता है, लेकिन देश के कार्टूनिस्ट उन्हें आज भी एक बेहतरीन कार्टूनिस्ट के तौर पर ही याद करते हैं। राजनीति और मीडिया में जब भी बाल ठाकरे को लेकर बात होती है तो उन्हें एक बड़े राजनेता के तौर पर ही अब तक प्रचारित किया जाता रहा है, लेकिन राजनेता से इतर बाल ठाकरे एक कलाकार थे। आड़ी तिरछी रेखाओं से उनमें जो अपनी बात कहने का शऊर था वह बड़ा गजब का था, लेकिन उनका राजनेता वाला पक्ष हमेशा इतना मजबूत रहा कि बतौर कलाकार बाल ठाकरे को कभी याद नहीं किया जाता। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। बाल ठाकरे के बहाने से ही सही, आज इस वीडियो में हम पूरी बात कार्टून और कार्टूनिस्ट के इर्द गिर्द करेंगे। बाल ठाकरे अगर नेता नहीं होते तो यह बात तय है कि उनका नाम आज भी देश में मशहूर कार्टूनिस्ट के तौर पर पहचाना जाता। यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि बाल ठाकरे और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण न केवल एक ही दौर के कार्टूनिस्ट थे, बल्कि दोनों ने एक ही साथ एक ही शहर में टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी के लिए आवेदन किया था। लक्ष्मण उस जॉब के लिए सेलेक्ट हुए, जबकि बाल ठाकरे को वह जॉब नहीं मिल पाई। कहा तो यह भी जाता है कि ठाकरे और लक्ष्मण के बीच घटी इस घटना ने शिवसेना में बाहरी और स्थानीय के बीज बो दिए थे। उसके बाद बाल ठाकरे ने फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। इस देश में बाल ठाकरे को बतौर राजनेता मराठी अस्मिता के लिए बोलते तो जरूर देखा है, लेकिन बाल ठाकरे के बनाए कार्टून्स को भी देखेंगे तो पता चल जाता है कि उनके कार्टून भी आड़ी तिरछी रेखाओं में मराठी अस्मिता को बयां करते थे। बाल ठाकरे ने बहुत से कार्टून ऐसे बनाए जो मराठा और उनके मुद्दों के इर्द गिर्द थे। बाल ठाकरे के कार्टून देखकर लगता है कि उनका राजनीतिक जीवन भी उनके बनाए कार्टून से ही प्रेरित था। कार्टून बनाने में जो तिरछी लाइन उन्होंने खींची, उन्हें राजनीति में रहते हुए उन्होंने सीधा किया। बाल ठाकरे के दोस्त आर के लक्ष्मण एक तरफ जहां राजनीति और राजनेताओं को अपने निशाने पर रखते थे, तो बाल ठाकरे के कार्टून में मराठी संस्कृति, साहित्य और भाषा की टीस नजर आती थी। हालांकि बाल ठाकरे ने भी बहुत से कार्टून भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बनाए, लेकिन उनके दोस्त आर के लक्ष्मण के कार्टून की लकीरों की जुगलबंदी इंदिरा से ज्यादा बेहतर थी। लक्ष्मण जब भी इंदिरा का कार्टून बनाते तो उनकी नाक हमेशा लंबी रहते और कहते हैं कि लंबी नाक तानाशाह की होती है। इंदिरा गांधी ने बहुत बार लक्ष्मण से इसकी नाराजगी जाहिर की, लेकिन लक्ष्मण ये सब करते हुए नहीं माने। लक्ष्मण इस देश के एक ऐसे कार्टूनिस्ट थे जिनकी खींची लकीरों में लोकतंत्र की सशक्त अभिव्यक्ति दिखती है। आपातकाल में पूरा देश जब प्रेस की पाबंदियों से जूझ रहा था, तब भी लक्ष्मण के कार्टून नहीं रुके और जनता की आवाज बनते रहे। बात जब कार्टूनिस्ट की हो और शंकर पिल्लई का जिक्र नहीं हो तो भला ये कैसे हो सकता है। शंकर पिल्लई देश के पहले मशहूर कार्टूनिस्ट थे। वे एक ऐसे कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने गुलाम और आजाद भारत की जनता की आवाज को कार्टून के माध्यम से उठाया। पहले शंकर के कार्टून अंग्रेजी शासन के खिलाफ होते थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो शंकर के कार्टून की तिरछी रेखाएं भी आजाद हो गई और अब उनकी लकीरें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर खींचने लगी। शंकर नेहरू को टारगेट करते हुए खूब कार्टून बनाते थे। बावजूद इसके नेहरू को शंकर इतने पसंद थे कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त भी जेल से भी नेहरू उनके कार्टून अपनी बेटी इंदिरा को अपने पत्रों के साथ भेजा करते थे। देश में समय समय पर शंकर पिल्लई और आर के लक्ष्मण जैसे ख्यातिलब्ध कार्टूनिस्ट हुए हैं, लेकिन कार्टून पत्रकारिता को लेकर देश में ना तो कभी कोई बड़ी चर्चा हुई और ना ही कोई बहुत बड़ा विवाद। मतलब साफ है कि जब जब आज के दौर में पत्रकारिता को बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है, उस समय कार्टून पत्रकारिता को लेकर कोई विवाद और बहस ना होना इस बात का संकेत जरूर है कि कार्टून पत्रकारिता आज भी जनता की सशक्त अभिव्यक्ति है। भारत को लेकर काफी बार ऐसा भी हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कार्टून के जरिए टारगेट किया जाता है। स्पेन के एक अखबार ने भारत को लेकर कार्टून तब बनाया जब IMF की एक रैंकिंग में भारत को तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताया गया। उस कार्टून में भारत की तरक्की पर एक घटिया व्यंग्य किया गया और भारत को सांप सपेरों वाला देश बताया गया। स्पेन ही नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी 2014 में भारत के मंगलयान को लेकर एक कार्टून बनाया जो कि दुनिया भर में खूब मशहूर हुआ। कार्टून बम फोड़कर भारत पर तीखा व्यंग्य करने से चीन भी नहीं चूका। चीन ने यह कार्टून बम 2021 में तब फोड़ा जब भारत G7 देशों की मीटिंग में आमंत्रित हुआ। इस बात से चीन को मिर्ची लग गई और साइना वेबियो नाम की वेबसाइट ने कार्टून छापा। इसका नाम दिया गया था लास्ट G7, मतलब आखिरी G7। कार्टून को प्रचलित धार्मिक चित्र द लास्ट सपर के तर्ज पे बनाया गया था। द लास्ट सपर ईसाई धर्म से जुड़ी मान्यता है। उस चित्र में जीसस सूली पर चढ़ाए जाने से पहले अपने समर्थकों के साथ टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं। द लास्ट सपर नाम से छपे इस कार्टून में 9 देशों को दिखाने की कोशिश हुई थी, जिसमें 9 देशों को 9 जानवरों के जरिए दिखाया गया। भारत को इसमें हाथी के रूप में दिखाया गया था। इतना ही नहीं, इसमें कई और आपत्तिजनक चीजें थी, जैसे हाथी के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था, साथ ही उसे ड्रिप के जरिए गंगा जल और गौमूत्र चढ़ाया जा रहा था।
इस कार्टून पर काफी विवाद हुआ, बावजूद इसके ग्लोबल टाइम्स ने भी इसे छापा। यह कार्टून की तिरछी रेखाओं का कमाल ही है कि जो बात 1000 शब्दों में नहीं कही जा सकती, उसे एक कार्टूनिस्ट कुछ ही लकीरों में ठीक से कह देता। तो बाल ठाकरे के बहाने से हमने जाना कार्टून के सफर को, उसके अंदाज को, उसके तेवर को और जनता में उसकी पकड़ को। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360।